जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है, भाषा अथवा भाषा विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। चलिए ठीक है, हम आज की टॉपिक अपनी स्टार्ट करते हैं। क्या है? भाषा अथवा भाषा विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। भाषा क्या होती है, हमने पिछली क्लास में बात कर लिया था। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा मनुष्य के विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा क्या होती है? आपके मनुष्य के विचार विनिमय का माध्यम है, यानी कि हम आपस में एक दूसरे से जो बात करते हैं, अपने मित्र से, सगा संबंधी से जिस तरीके से बात करते हैं, जिस माध्यम से बात करते हैं, वो क्या है? विचार विनिमय का माध्यम, यानी भाषा क्या है? भाषा है विचार विनिमय का माध्यम। भाषा वस्तुतः भाषा के कलेवर को आवेष्टित होकर विचार हमारे सामने आते हैं, अर्थात भाषा क्या है? भाषा कलेवर है। क्या है? भाषा कलेवर है और विचार आत्मा है। भाषा क्या है? भाषा कलेवर है और जो विचार हमारे मन में आते हैं, विचार वो क्या है? आत्मा है। सामान्यतः सभी विषयों में निहित है और इन सभी विषयों को विचार के बाह्य कलेवर भाषा का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि सभी विषयों में भाषा के लिए बाह्य कलेवर का सहारा लेना पड़ता है। अतः भाषा जो है क्या है? भाषा विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध स्वाभाविक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि केवल भाषा का एक ही विषय के साथ संबंध है। अन्य कई सारे विषय, सभी विषयों के साथ क्या है? भाषा का संबंध है। संसार के सारे ज्ञान विज्ञान भाषा का ही आधार लेकर चलते हैं, यानी कि भाषा का अपना संबंध भाषा विज्ञान से होने के कारण सभी ज्ञान विज्ञानों से संबंधित रखता है। क्या? भाषा। भाषा क्या करता है? सभी विषयों के साथ सह संबंध रखता है। तो चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। अगला है, कह रहा है कि भाषा विज्ञान और साहित्य, यानी कि भाषा का और साहित्य का आपस में क्या संबंध है। भाषा का और साहित्य में क्या संबंध है? देखा जाए तो जो भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान का साहित्य से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। साहित्य जो है प्राचीन भाषाओं से ज्ञान प्राप्त हो, जो साहित्य द्वारा जो हमें है, जो साहित्य है उसके द्वारा हमें प्राचीन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर साहित्य नहीं है तो साहित्य के बिना हमें प्राचीन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जिसके आधार पर भाषा के ऐतिहासिक तुलनात्मक, अगर हमें किसी भाषा की ऐतिहासिक तुलनात्मक करना है तो उसमें साहित्य के माध्यम से हमें क्या मिलती है? सहायता प्राप्त होती है। देखा जाए तो भिन्न भिन्न शब्दों और उनके रूपों को अर्थ में परिवर्तन ज्ञान और जो भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? परिवर्तन अर्थों का उसके भाषा का विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। केवल साहित्य से ही नहीं है, सभी विषयों के साथ संबंध है। ऐसा नहीं है कि केवल साहित्य से ही है। जो आपका साहित्य बोली है, साहित्यहीन जो बोलियां हैं, वो इतिहास को पता लगाने में बहुत ही मदद करती है। जरूर जो हमारा साहित्य है उससे हमें प्राचीन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है और हमें उससे सहायता मिलती है कि ये इतिहास कितना प्राचीन है, कैसे क्या है। जो है आपका भाषा विज्ञान के अधिकांश नियमों और सिद्धांतों के निर्माण में सहायता पहुंचाने वाली अमूल्य सामग्री को क्या करती है? साहित्य प्रस्तुत करती है। साहित्य क्या करती है? हमें अमूल्य सामग्री प्राप्त करती है। किसको? सिद्धांतों को जानने के लिए, उसके निर्माण के लिए हमें साहित्य क्या करती है? सहायता प्राप्त करती है। तो देख लिया हमने क्या है, भाषा विज्ञान और भाषा साहित्य से क्या संबंध था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा है भाषा विज्ञान और व्याकरण। भाषा का और व्याकरण से आपस में क्या संबंध है? देखा जाए तो दोनों भाषा से संबंध होने के कारण परस्पर है। अगर भाषा के साथ व्याकरण जोड़ दिया जाता है तो भाषा जो है थोड़ी सहज हो जाती है, भाषा सटीक हो जाती है। भाषा विज्ञान का जो उद्गम वो व्याकरण से ही हुआ है। अगर व्याकरण ना होता तो हम मात्राएं वगैरह कैसे जान पाते, इसके साथ क्या मात्रा लग रही है। तो हमारा जो भाषा है उसके साथ व्याकरण का भी बहुत संबंध है। व्याकरण जो है भाषा में साधुता असाधुता का विचार
करता है और भाषा विज्ञान में वैज्ञानिक व्याख्या करता है। व्याकरण देखा जाए तो किसी भाषा की ध्वनियों और शब्द रूपों का क्या होता है, संचय करता है। भाषा विज्ञान उसका उपयोग करता है, किसका, व्याकरण का उपयोग करके भाषा को सरल और सहज बना देता है। भाषा के नवीन प्रयोगों के संबंध में देखा जाए तो व्याकरण भाषा विज्ञान का अनुगामी है, यानी कि क्या है, भाषा नवीन प्रयोगों के माध्यम से व्याकरण का उसमें प्रयोग किया जाता है तो भाषा क्या हो जाती है, अनुगामी। यानी वस्तुतः है भाषा विज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है। भाषा क्या है, भाषा विज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है, उसका विकसित रूप है, इसीलिए उसे तुलनात्मक व्याकरण अथवा ऐतिहासिक तुलनात्मक व्याकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुलनात्मक व्याकरण अथवा ऐतिहासिक तुलनात्मक व्याकरण कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हमने क्या देखा अभी, भाषा विज्ञान और व्याकरण का आपस में क्या संबंध था। अगला क्या कह रहा है, अगला किससे किससे संबंध है, अगला आपका भाषा विज्ञान और इतिहास का क्या संबंध है, हम देखते हैं। भाषा विज्ञान का आपका राजनीतिक, धार्मिक अथवा सामाजिक इतिहास से संबंध रखता है। हम भाषा उस समय की राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है, ये इतिहास से ही पता कर सकते हैं। जिस समय को हमको भाषा विज्ञान की जानकारी लेनी है तो हम कैसे प्राप्त करते हैं, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी, वहाँ की धार्मिक स्थिति क्या थी, वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, वहाँ के समाज में कैसी भाषा का यूज होता था, कैसी भाषा का प्रयोग होता था, अरबी भाषा का, कैसे किस भाषा का प्रयोग होता था, ये हम किससे जानते हैं, इतिहास से ही जानते हैं। तो भाषा विज्ञान का आपका इतिहास से बहुत घनिष्ठ संबंध है। भाषाओं में अरबी भाषा के शब्दों का होना हमें यह बताता है कि हमारा देश पिछली कई शताब्दियों तक ये भाषाएं बोलने वाली जातियों के अधीन रहा है। यानी कि अरबी फारसी भाषा से यह जानकारी होती है कि जो हमारा जो देश था वो पिछली कई शताब्दियों तक ये भाषा को बोलने के अधीन था। बंगाली और मराठी भाषाओं में ब्रज भाषा के शब्दों को देखकर यह ज्ञात होता है कि जो हमारा वैष्णव धर्म था उसका प्रचार प्रसार देश के विभिन्न भागों में होता था। यानी कि किसके माध्यम से होता था, भाषा के ही माध्यम से होता था। और ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त हो रही है कि जो हमारा वैष्णव धर्म था उसका प्रचार प्रसार किस भाषा में होता था, कैसे होता था, ये सारा कहाँ से जानकारी प्राप्त हो रही है, तो इतिहास से हो रही है। यानी कि भाषा विज्ञान का इतिहास से भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। और भाषा का ऐतिहासिक और तुलनात्मक अगर अध्ययन हमको करना है तो वो हमको कहाँ से मिलता है, वह हमको उसकी जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाषा विज्ञान है उसका इतिहास से भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। हम चलिए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। हमारा अगला किससे संबंध है, भाषा विज्ञान और संगीत यानी लिरिक से क्या संबंध है, भाषा विज्ञान और संगीत से क्या संबंध है। अगर देखा जाए तो जो भाषा विज्ञान है उसमें ध्वनि, रूप, रचना आदि का अतिरिक्त हम दीर्घता, तीव्रता, रणन, आघात, अनुतान आदि का अध्ययन करते हैं। अच्छा, जो संगीत होता है वो संगीत में आपका ध्वनि होता है, ताल होता है, लय होता है, छंद होता है, वो भी एक प्रकार के भाषाविद से प्राप्त होता है। जो तत्व होते हैं संगीत के, वो संगीत के तत्व हमें भाषा विज्ञान से प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अगर हम संगीत को ले रहे हैं तो उसमें ताल, तुक, छंद, लय क्या है, उसके रूप क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, वो हम भाषा में ही देखते हैं। तो भाषा विज्ञान का आपका संगीत के साथ भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाषा विज्ञान है उसका केवल एक ही भाषा के साथ संबंध ना होके हमारे संगीत से भी भाषा का संबंध है। चलिए ठीक है, अब आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे भाषा विज्ञान का किससे क्या संबंध है, भाषा विज्ञान का पुरातत्व से संबंध है। देखिए, अभी हमने हिस्ट्री की बात करी थी कि भाषा विज्ञान का हिस्ट्री से क्या संबंध है, तो हिस्ट्री में भी पुरातत्व के समावेश उपलब्ध होते हैं कि ये भाषा कितनी पुरानी है। जो भाषा जैसे संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है, तो हम अगर पुरातत्व यानी आर्कोलॉजी खोज के माध्यम से ही तो हम प्राप्त किए हैं कि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो सबसे प्राचीनतम भाषा है। यानी कि खोज के माध्यम से ही, पुरातत्व विभाग के माध्यम से ही हमें प्रतीत हुआ, हमें
प्राप्त हुआ कि हमारा जो भाषा विज्ञान है वो कितना प्राचीन है, उसके क्या क्या गुण हैं, क्या कैसे है, कहाँ कब कब की कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कहाँ संस्कृत बोली जा रही है, कहाँ आपकी अरबी बोली जा रही है, कहाँ फारसी बोली जा रही है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जा रही है, ये हमें आर्कोलॉजी से ही प्राप्त होती है। तो भाषा विज्ञान का पुरातत्व विज्ञान से भी घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाषा विज्ञान है उसका पुरातत्व के साथ भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है, संबंध स्थापित करता है। चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला हमारा भाषा विज्ञान का किस विषय के साथ संबंध है। जरूरी नहीं है कि भाषा विज्ञान का केवल एक ही विषय के साथ संबंध हो, तो हम देख लेते हैं गणित। अच्छा, लोग कह रहे होंगे गणित का कैसे संबंध है, मैथमेटिक्स का क्या संबंध है। आप मैथ में पढ़ रहे होंगे सांख्यिकी, समुच्चय पढ़ रहे होंगे, तो भाषा विज्ञान का सांख्यिकी, समुच्चय आदि के प्रवेश के कारण ही भाषा विज्ञान और गणित का संबंध स्थापित हो पाता है। देखा जाए तो गणित में केवल जरूरी नहीं है कि आपका 1 2 से लेकर केवल अंक ही दिया हुआ हो, उसमें सारांश भी दिया होता है, उसके सूक्ष्म सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक भी तत्व दिए होते हैं। जैसे हम समुच्चय को सॉल्व करते हैं, सांख्यिकी पढ़ते हैं, तो उसमें भाषा का संबंध होता है गणित से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी भाषा विज्ञान है उसका गणित के साथ भी संबंध स्थापित होता है। भाषा विज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक से लेकर ठोस भौतिक विज्ञान तक से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध होता है। तो क्या होता है, भाषा विज्ञान का आपका गणित के साथ भी संबंध होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा भाषा विज्ञान के साथ क्या संबंध है। अगला हमारा है भाषा विज्ञान का संचार विज्ञान से संबंध, यानी कि कम्युनिकेशन से संबंध क्या होता है। कम्युनिकेशन की बात अगर करी जाए तो इस शब्द से सभी लोग परिचित होंगे कि हम अपने यार मित्र दोस्तों के साथ डेली कॉल पे, व्हाट्सएप पे आदि चीज़ों पे आज जो संचार के माध्यम है उससे हम साझा करते हैं अपनी बात को। तो हम देख रहे हैं व्हाट्सएप हुआ या अदर चीज़ें हुए जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, कॉल है, तो उस कॉल के माध्यम से हम अपनी भाषा का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी जानकारियों को, अपने संबंधित को, अपने सभी यार मित्र दोस्तों को क्या कर रहे हैं, इस संचार विज्ञान के माध्यम से ही, यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम अपने जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, हम अपनी भाषा को प्रसार कर रहे हैं, हम अपनी बात को उन तक पहुंचा रहे हैं। हमें कोई भी काम होता है तो हम फटाक से कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, इंस्टा कर लेते हैं, तो वो संचार का माध्यम है, उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, भाषा विज्ञान का प्रचार प्रसार यानी कि विनिमय का आदान प्रदान कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या हमारा है, तर्कशास्त्र यानी लॉजिक। अच्छा, लॉजिक की बात करी जाए तो आजकल के प्रचलन में देखा जाए तो रीजनिंग का बहुत ही महत्व है। आज आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे उसमें रीजनिंग आती है, यानी लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो किसी विशिष्ट अर्थ का बोध शब्द आगे चलकर सामान्य बोध का जैसे कराने लगता है। आदि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तर्कशास्त्र, तर्क संबंधी प्रश्न आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं, तो वो एक भाषा के माध्यम से ही पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि जो तर्क शास्त्र है उसका भी भाषा विज्ञान के साथ संबंध है। कार्यकारण हुआ, नियमन हुआ, विवेचना हुआ, शुद्ध तार्किक विवेचना हुआ, इस प्रकार के तर्क शास्त्र के शल्य परीक्षा ही भाषा विज्ञान का क्या है, प्रमुख अस्त्र है। तो हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाषा विज्ञान है वो उसका संबंध लॉजिकल शास्त्र के साथ यानी कि तर्क शास्त्र के साथ भी भाषा विज्ञान का संबंध स्थापित होता है। चलिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान के संबंध। तो ये देखा जाए भाषा विज्ञान का और शरीर विज्ञान से क्या संबंध है। देखा जाए तो भाषा का निस्सरण मुख से होता है, यानी भाषा का आदान प्रदान अगर हम कर रहे हैं तो मुख से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर शारीरिक विज्ञान की बात हो रही है तो मुख का अगर हमको अध्ययन करना है या हमें बॉडी स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है तो हम शरीर विज्ञान यानी कि शारीरिक संरचना में ही अध्ययन करते हैं। तो देखा जाए भाषा का उसका समन्वयक अध्ययन आवश्यक किससे होता है, जब हम भाषा का आदान प्रदान करते हैं तो हमारा जो स्वर तंत्र होता है, नासिक विवरण होता है, ताल होता है, जीभ होता है, कंठ होता है, ओष्ठ होता है, तो ये किससे, इसका संबंध कहाँ से होता है, शारीरिक विज्ञान से होता है। हिंदी में ही आपका एक होता है
जब उच्चारण स्थान की बात करता है, जहाँ कंठ ताल की बात आती है, तो ये जो आपके उच्चारण स्थान होते हैं वो भाषा विज्ञान के अंतर पढ़े जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा कंठ है, ताल है, मूर्धा है, ये सारी चीज़ें हैं, नासिक्य है, ये सब आपके आपके जो है शारीरिक विज्ञान यानी शरीर विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। अगर इनका अध्ययन किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, आपके शरीर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा भाषा विज्ञान का शारीरिक विज्ञान के साथ भी बहुत ही अच्छा संबंध है। अगर शरीर विज्ञान ना हो तो जैसे दांत, जीभ, कंठ, ओष्ठ, ताल, छंद, इसका अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे और हम ये नहीं बता पाएंगे कि हमारा का वर्ग अगर है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, तो का वर्ग हमारा कंठ से है, चा वर्ग है तो तालु से उसका उच्चारण स्थान आ रहा है। तो ये इस प्रकार की जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो सकती है अगर हमारे पास शारीरिक विज्ञान ना होता। तो भाषा विज्ञान का आप शारीरिक विज्ञान के साथ भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। चलिए अगला अगला सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र, सोशोलॉजी। अच्छा, अगर हम देखें सोशोलॉजी की बात करी जा रही है, सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र। हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में जो भाषा प्रचलित है, जो व्यवहार है, उस वो व्यवहार कैसे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग किस प्रकार की भाषा को बोल रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं, कैसे कल्चर को प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ के जो सामाजिक प्राणी हैं उनके अंदर कैसी भावनाएं विकसित हैं, वो शुद्ध भाषा को बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस प्रकार का अध्ययन हमें समाज शास्त्र यानी हमें अपने समाज से ही प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान का समाज शास्त्र यानी समाज विज्ञान के साथ भी गहरा संबंध है। यानी समाज विज्ञान में सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य के आचार, विचार, व्यवहार आदि का विश्लेषण किया जाता है। व्यक्ति और समाज का संबंध, व्यक्ति पर समाज का प्रभाव, समाज के निर्णय, समाज के निर्माण में व्यक्ति का प्रभाव आदि विषयों की चर्चा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हमें समाज विज्ञान यानी समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी से ही प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भाषा विज्ञान है उसका संबंध हमारे समाज शास्त्र यानी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक परिवेश से है। हमारा रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, वहाँ की बोली क्या है, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के क्या त्यौहार हैं, कैसे हैं, तो ये सारी जानकारी हमें वहाँ के सामाजिक प्रवेश से, सामाजिक प्रवृत्ति से ही प्राप्त होती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारा हिंदी है, भाषा विज्ञान है, उसका समाज शास्त्र के साथ बहुत ही अच्छा संबंध स्थापित होता है। तो चलिए ठीक है, हम लोगों ने आज ये इतना जाना कि भाषा विज्ञान हमारे भाषा विज्ञान का किस किस अन्य विषयों के साथ कहाँ कहाँ क्या क्या संबंध स्थापित होता है। तो हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे थोड़े मोटिवेशनल मिलता है और आगे की क्लास करने में कंटिन्यू रखेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।